सभी का नमस्कार। 11वीं राजनीति विज्ञान की पहली कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस प्रथम कक्षा के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि राजनीति विज्ञान की जो पहली पुस्तक है, भाग फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत, इस पुस्तक के अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इस अध्याय की शुरुआत हम आज की कक्षा से करेंगे। अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय को समझने से पहले इसका जो बिंदु है, राजनीति क्या है, यानी राजनीति शब्द को समझने का प्रयास करेंगे और राजनीति से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। राजनीति क्या है, इसका पहला बिंदु है कि राजनीति दो शब्दों का एक समूह है। यानी जो राजनीति शब्द है इसमें दो शब्द हैं, राज और नीति। इन दोनों शब्दों को मिलाकर राजनीति शब्द बना है। आपके सामने है राज प्लस नीति। दूसरे बिंदु में बताया गया है कि राज शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो राज का मतलब है शासन, शासन करना। दूसरा है नीति। तो नीति शब्द का मतलब है कि उचित समय, नीति का मतलब है उचित समय, या हम कह सकते हैं कि उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, ये नीति का मतलब है। और इन दोनों शब्दों को मिलाकर, राज और नीति को मिलाकर राजनीति शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और विस्तारित रूप से समझेंगे। राजनीति के विभिन्न स्तर होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि राजनीति के बिना न तो सामाजिक कार्य हो सकते हैं, न सामाजिक कल्याण और विकास के कार्य हो सकते हैं। इसलिए राजनीति हमारे और हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसमें काफी बुराइयां आ गई है, काफी भ्रष्टाचार आ गया है, जिसके कारण से हम राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन राजनीति हमारे देश, समाज और हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसको समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे कि राजनीति के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। पहला है कि गांव की परंपरागत राजनीति। गांव के अंदर जो परंपरागत राजनीति है, यानी राजनीति की शुरुआत गांव से होती है। गांवों के अंदर भी आपने देखा होगा चुनाव होते हैं और चुनावों में लोग भाग लेते हैं। तो वहां पर भी अलग अलग प्रकार की राजनीति होती है। सरपंच के चुनाव होते हैं और लोग गांव की परंपरागत राजनीति में भाग लेते हैं, ठीक है ना। ये सब शुरू से चला आ रहा है, यानी देश की आजादी से पहले भी गांव में राजनीति होती थी और गांव में लोग समूह बनाकर अपना एक प्रमुख, या गांव का प्रमुख कह सकते हैं, या गांव का सरपंच चुन लिया करते थे, ठीक है ना। तो वहां पर भी वो राजनीति में भाग लेते थे। दूसरा है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार से मतलब है स्थानीय शासन, जिसको कहते हैं पंचायती राज शासन, ठीक है। यहाँ पे स्थानीय शासन में या स्थानीय सरकार में कौन कौन सी सरकार आती है? ग्राम पंचायत सरकार, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये सारी जो स्थानीय सरकारें हैं ये इसमें आती हैं, जिसको हम स्थानीय शासन भी कहते हैं। एक स्थानीय शासन होता है ग्रामीण स्थानीय शासन और दूसरा होता है शहरी स्थानीय शासन, ठीक है। तो स्थानीय सरकार भी अपनी सरकार को चुनती है और इसमें विभिन्न लोग उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं और इसमें भी लोग, यानी कि जनता चुनाव में भाग लेती हैं और अपने अपने उम्मीदवार को चुनती हैं। और बहुत सारे लोग समाज सेवा के लिए और लोक कल्याण के कार्य के लिए स्थानीय सरकार में उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। यानी एक प्रकार से जनता स्थानीय सरकार की राजनीति में भी भाग लेती हैं। तो ये हमारी राजनीति का दूसरा स्तर है, स्थानीय सरकारें।
इसके बाद तीसरा है संप्रभुत्वपूर्ण राज्य, यानी राज्य की राजनीति। राज्य यानी हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो राज्य की भी अपनी एक सरकार होती है, जो एक संप्रभुत्वपूर्ण सरकार होती है, जो अपने राज्य का शासन स्वयं चलाती है और राज्य के कानून स्वयं बनाती है। और जब राज्य की सरकार का चुनाव होता है या राज्य की सरकार को चुना जाता है तो जनता उसमें भाग लेती है और अपने मनपसंद उम्मीदवार को मतदान के द्वारा चुनती है। तो संप्रभुत्वपूर्ण जब सरकार यानी राज्य की सरकार चुनी जाती है तो ये जनता के द्वारा शक्ति प्राप्त करके पूरी शक्ति के साथ में अपने राज्य और राज्य के लोगों के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती हैं। तो ये एक संप्रभुत्वपूर्ण राज्य है, या हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर भी राष्ट्रीय स्तर की सरकारें होती है, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति होती है, और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी राजनीति होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश दूसरे देश के साथ में मित्रता करता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते करता है, तो वो सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आती हैं। ठीक है ना। तो ये थे हमारे राजनीति के विभिन्न स्तर, जिसमें देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद गांव की परंपरागत राजनीति है, फिर स्थानीय सरकार है जिसमें ग्रामीण स्थानीय शासन, जिसमें हम कह सकते हैं पंचायती शासन, और शहरी स्थानीय शासन, ये इसमें आते हैं। और संप्रभुत्वपूर्ण राज्य यानी राज्य भी कह सकते हैं, और हमारे पूरे देश की राजनीति, जिसमें लोग राजनीति में भाग लेते हैं और अपनी सरकारों को चुनते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ में राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं, समझौते करते हैं, मित्रता करते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा बिंदु है राजनीति का इतिहास। अब राजनीति का इतिहास क्या रहा है कि प्राचीन सनातन धर्म में, यानी जो हमारा प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, तो सनातन धर्म के अनुसार रामायण काल में और महाभारत काल में भी राजनीति हमको देखने को मिलती है। हम सभी रामायण और महाभारत के बारे में जानते हैं, और हमने इसमें जाना है कि रामायण काल के अंदर भी राजनीति हुआ करती थी, और महाभारत काल में तो इससे भी ज्यादा राजनीति हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा राजनीति का प्राचीन इतिहास है। वर्तमान में राजनीति की बात करें तो वर्तमान में राजनेता यानी हमारे नेता, जनता के प्रतिनिधि, और हमारे पदाधिकारी यानी सरकारी अधिकारी, इनके अनुसार राजनीति क्या है, एक जन सेवा है। यानी हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो मानते हैं कि राजनीति का मतलब जन सेवा, यानी जनता की सेवा करने के लिए हम इस पद पर कार्यरत हैं। उसके बाद में हमारा बिंदु है कि जनता यानी लोगों के अनुसार राजनीति क्या है। तो जनता राजनीति के बारे में क्या सोचती है? राजनीति एक दांव पेच और महत्वाकांक्षा पूर्ति का साधन है। यानी आम जनता, आम लोगों से अगर हम पूछें कि आप राजनीति का क्या मतलब जानते हैं, तो जनता यानी लोग हमें बताएंगे कि राजनीति एक प्रकार के अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दांव पेच खेले जाते हैं। एक को गिराकर दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। तो ये दांव पेच की राजनीति है, महत्वाकांक्षा और अपने स्वार्थ की पूर्ति की राजनीति है, और अपनी स्वार्थ की पूर्ति का एक साधन है। तो राजनीति को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन भी माना जाता है। ये जनता यानी लोगों की सोच है वर्तमान में। दूसरा बिंदु है राजनीति का संबंध हमेशा किससे रहा है? घोटाले से यानी भ्रष्टाचार से। यानी आम जनता से पूछा जाए कि राजनीति वर्तमान में बुरी है, क्योंकि राजनीति का जो अधिकांश संबंध है वो घोटाले से रहा है। इसमें भ्रष्टाचार होता है, इसमें घोटाला होता है, और राजनेता राष्ट्र को, समाज को और जनता को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके साथ में ईमानदारी से कार्य नहीं करते। तो ये हमारी वर्तमान में जनता की राजनीति के प्रति विचार हैं, जिसे हमें बदलना होगा। वास्तव में राजनीति समाज कल्याण, राष्ट्र के कल्याण के लिए है, लेकिन हमने इसे भ्रष्टाचार और अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण इसे बुरा बना दिया है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है कि दल बदल भी होते हैं राजनीति में,
यानी एक पार्टी का सदस्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरी पार्टी में चला जाता है या दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है, तो ये दल बदल की राजनीति भी होती है। झूठे वायदे किए जाते हैं, यानी एक राजनीतिक दल जनता से वादा करता है कि हमारी सरकार बनने पर हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यानी झूठे वायदे किए जाते हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, यानी कि कभी कभी किसी पार्टी को या किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, यानी जितनी सीटें मिलनी चाहिए सरकार बनाने के लिए उतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो दूसरी पार्टी का सहयोग लेने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, दूसरी पार्टी के सदस्यों को लालच देते हैं, तो जोड़ तोड़ की राजनीति भी होती है। तो ये सब राजनीति के उदाहरण है कि किस प्रकार की राजनीति वर्तमान में हो रही है और इसमें क्या बुराइयां आ गई है जिसे हमें दूर करना चाहिए। अगला बिंदु है, क्या राजनीति से दूर रहना चाहिए? ये हमारे लिए प्रश्न है, जनता के लिए प्रश्न है कि क्या जनता को, लोगों को या एक प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को राजनीति से दूर रहना चाहिए? दूसरा प्रश्न है कि बेहतर समाज के लिए क्या इसमें शामिल होना चाहिए? तो हमें दूर रहना चाहिए या राजनीति में शामिल होकर उसमें सुधार करना चाहिए? तो ये एक प्रकार से हमारे लिए सोचने वाला प्रश्न है, हमें इसके ऊपर गहरा विचार करना होगा और इसको समझने के लिए हम आगे की कक्षा में प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं आगे का बिंदु कि राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के ढांचे के बगैर, यानी हमारे जो राजनीतिक संगठन है, हमारे राजनीतिक संगठन यानी हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो सरकार बनाती हैं, सरकार को चलाती हैं, जनता से शक्ति प्राप्त करती है और सरकार बनाकर राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करती हैं। और दूसरा जो है, हमारे सरकार के कार्यों में मदद करने के लिए संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो ये सब राजनीतिक संगठन हैं और ये राजनीतिक संगठन सामूहिक निर्णय के ढांचे के बगैर, यानी राजनीतिक संगठन और हमारे सामूहिक रूप से निर्णय लेने का जो ढांचा है, जैसे हमारे देश में कोई भी निर्णय लेना या कानून बनाना है तो वो सारा निर्णय कहाँ लिया जाता है? संसद में लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक निर्णय का जो ढांचा है, जो संसद है, ठीक है ना, इनके बगैर यानी इनके बिना समाज जिंदा नहीं रह सकता, यानी समाज के विकास और कल्याण के लिए हम काम नहीं कर सकते। इसलिए ये बिंदु हमें समझाता है कि राजनीतिक संगठन जरूरी हैं और सामूहिक निर्णय जरूरी हैं, यानी राजनीति समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, लोगों के एक प्रकार से अधिकार के लिए राजनीति और राजनीतिक संगठन आवश्यक है। ठीक है, अंतिम बिंदु है हमारा कि परिवार, यानी हमारा परिवार है एक प्रकार से हम कहेंगे पारिवारिक समूह जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। जनजाति यानी विशेष जाति के लोगों का समूह। आर्थिक संस्थाएं यानी हम कहेंगे व्यवसायिक संस्थाएं या आर्थिक संस्थाएं जो समाज में लोगों को रोजगार भी देती हैं और आर्थिक रूप से सरकार को और समाज को सहायता भी देती हैं। तो यहाँ पे परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं जो हैं ये सामाजिक संस्थाएं हैं, हम इनको सामाजिक संस्थाएं भी कहेंगे। ये सारी सामाजिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करती हैं। लोगों की आकांक्षा क्या है? यानी उनका आर्थिक विकास, रोजगार, शिक्षा या अन्य जो उनकी आवश्यकता है, जो जरूरी वस्तुएं हैं, ये आर्थिक संस्थाएं, जनजाति और परिवार, इनके माध्यम से, जिनको हम कहते हैं सामाजिक संस्थाएं, ये लोगों की आकांक्षा को पूरा करते हैं। अगर परिवार की बात करें तो एक परिवार के अंदर रहने वाला सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों और परिवार के मुखिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परिवार में सामाजिक शिक्षा प्राप्त करता है और परिवार के अंदर रहकर वह अपना सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार से विकास करता है। ठीक है ना, तो परिवार भी व्यक्ति का सहायक है, जनजाति समूह भी व्यक्ति का सहायक है। ये अपनी जाति के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, उनको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए ये संघर्ष करता है। तो इस प्रकार से परिवार, जनजाति, आर्थिक संस्थाएं ये सामाजिक संस्था हैं और लोगों की आकांक्षा को पूरा करने में सहायता करती हैं।
तो ये थी हमारी आज की कक्षाएं। इसके आगे के बिंदु जो हैं हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।